अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। और हमने अभी लास्ट वीडियो में जो पहला चैप्टर है आपका सेकेंड ईयर का फंक्शंस एंड लिमिट्स, उसमें कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो हैं वो मैंने आपसे डिस्कस की थी। आज मैं रिमेनिंग टाइप्स ऑफ फंक्शंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो आज हम बाकी की टाइप्स ऑफ फंक्शन देखते हैं। तो टाइप नंबर 2 है आपकी, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में दूसरी टाइप है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये आपने फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल में पढ़ी थी, तो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं? मिसाल के तौर पर आपने पढ़ा था y इज इक्वल टू साइन x। ये एक आपकी टाइप है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पता है साइन कॉस टेन सिकन कोसिकन कॉट है। और अगर आपको याद हो तो आपने इनकी डोमेन और रेंज भी पढ़ी थी। तो पहला फंक्शन आपका ये है y इज इक्वल टू साइन x। और आपको याद होगा उसमें भी आपने पढ़ा था कि इसकी जो डोमेन होती है आपके पास ऑल रियल नंबर्स, और इसकी जो रेंज होती है आपके पास फ्रॉम -1 to 1। फिर जो दूसरा आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा वो है y इज इक्वल टू कॉस x। उसमें थीटा की फॉर्म में पढ़ा था, अब आप x की फॉर्म में पढ़ रहे हैं। आपने इसकी डोमेन और रेंज भी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था कि इसकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स, और इसकी जो रेंज होती है वो यही है आपके पास, दैट इज फ्रॉम -1 to 1। तीसरे नंबर पर जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था वो पढ़ा था y इज इक्वल टू tan x। और आपने इसकी डोमेन और रेंज भी पढ़ी थी। आपने पढ़ा था कि इसकी जो डोमेन होती है वो होती है ऑल, ऐसे लिखेंगे इसको, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर बट x डज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। और इसकी जो रेंज होती है वो रेंज होती है ऑल रियल नंबर्स। चौथे नंबर पर जो आपने फंक्शन पढ़ा था y इज इक्वल टू कॉट x, आपने इसकी डोमेन और रेंज भी पढ़ी थी। इसकी जो डोमेन होती है वो होती है x बिलोंग्स टू r बट x डज नॉट इक्वल्स टू n पाई। और आपने इसकी रेंज पढ़ी थी कि इसकी रेंज होती है ऑल रियल नंबर्स। पांचवें नंबर पर आपने पढ़ा था y इज इक्वल टू सीकेंड x। अब आपने इसके बारे में भी पढ़ा था कि इसकी जो डोमेन होती है वो होती है x बिलोंग्स टू r बट x डज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। और इसकी जो रेंज होती है वो होती है y इज लेस देन इक्वल टू -1 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और एट द लास्ट 6 नंबर पर y इज इक्वल टू कोसिकेंट x। और आपने इसकी डोमेन और रेंज भी पढ़ी थी। इसकी जो डोमेन थी वो थी x बिलोंग्स टू r बट x डज नॉट इक्वल्स टू n पाई। और इसकी रेंज भी आपने पढ़ी थी, और इसकी रेंज थी हमारे पास y इज लेस देन इक्वल टू -1 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये तो आपकी कोई फर्स्ट ईयर वाली चीजें हैं। ये इसमें आपको ना इनकी डोमेन और रेंज का थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, MCQ ऑब्जेक्टिव बन सकता है। अच्छा, ये दूसरी टाइप हो गई। तीसरी टाइप में आपके पास आ जाती है, टाइप ऑफ फंक्शन आ जाती है, वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है? अच्छा, अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आपने बड़ी डिटेल में पढ़े थे फर्स्ट ईयर में। 13 चैप्टर था आपका, इसमें आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े भी थे। इनकी डोमेन और रेंज के बारे में भी आपने पढ़ा था। तो इसमें बुक में पहले 3 ही लिखे हुए हैं कि लिखा हो y इज इक्वल टू इनवर्स साइन x। अगर आप साइन को उधर ले आओ तो ये बन जाएगा साइन y
इज इक्वल टू एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपका पहला है, y इज इक्वल टू इनवर्स साइन x है, साइन को उधर ले आओ तो साइन y इज इक्वल टू x, या x इज इक्वल टू साइन y, एक ही बात है। ये फंक्शन आपके दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। अब इसके आपने बारे में पढ़ा था, अगर डोमेन और रेंज की बात करें, -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2, और रेंज के बारे में आपने पढ़ा था -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। तो ये इनकी डोमेन और रेंज है, उसने बुक में भी ऐसे ही लिखी हुई है। दूसरे नंबर पे अगर आ जाए y इज इक्वल टू इनवर्स कॉज x, ये जो साइन है इसका मतलब है दोनों तरफ इक्विवेलेंट, बराबर, तकरीबन एक जैसे y इज इक्वल टू इनवर्स कॉज x है, कॉस को उधर ले आओ तो क्या बन जाएगा, कॉस y इज इक्वल टू x, इससे ये बन जाएगा, इससे ये बन जाएगा, इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। इसकी डोमेन और रेंज के बारे में भी आपने पढ़ा था, -π लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 0, और रेंज के बारे में -1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1। फिर एक और उसने डिस्कस किया हुआ है, वो है इनवर्स tan y इज इक्वल टू इनवर्स tan x, और इसके बारे में वो लिखता है, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, tan y इज इक्वल टू x, tan को अगर आप इधर ले जाएं तो tan y बन जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ था -π/2 लेस देन y लेस देन π/2, और रेंज के बारे में आपने पढ़ा था ऑल रियल नंबर्स। और ये आपकी थोड़ा सा डोमेन और रेंज के हवाले से था। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, -∞ लेस देन x लेस देन +∞, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हवाले से था। आगे चलते हैं, फोर्थ नंबर पे जो टाइप है वो भी आपने पढ़ी हुई है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हाँ जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ये आपने फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ा था। दोबारा से अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि अ फंक्शन in which variable occurs in exponent एक्सपोनेंट से क्या मतलब है, पावर। ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल पावर में आ जाए उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने पढ़े दो फेमस हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स, ये आपका एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। उसके बाद फिफ्थ टाइप जो फंक्शन उसने डिस्कस की है वो है लॉगरिथमिक फंक्शन। अब ये लॉगरिथमिक फंक्शन भी आपने बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है, इवन 9th में तो आपने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में हम डिफाइन करते हैं, इसको भी याद रखिएगा। सबसे पहली चीज कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, इनवर्स। तो लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में लिखता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, यानी कि इफ x इज इक्वल टू a पावर y इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्योंकि वेरिएबल पावर में चला गया, इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो क्या बनेगा, देन अब जब आप दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या होगा, सुने, जब आप दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये y और x की जगह चेंज हो जाएगी, y इधर आ जाएगा और x इधर आ जाएगा, और ये जो a है ये बेस है, पावर के नीचे जो चीज है उसको बेस कहते हैं। ये जो a है ये बेस है, ये लॉग की बेस बन जाएगी, log ax।
ठीक है, इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन, इसको हम कहते हैं ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक हो गया जी। और अब इसमें ये जो ए होता है ना, ये बेस होती है, लॉग की बेस। और लॉग की बेस पर दो टाइप्स बन जाती हैं फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन की। पहली कि अगर तो बेस आपके पास ई हो, इफ बेस ए वो ई हो, देन इट इज नेचुरल लॉगरिथम। तो इसको हम नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। और इसको हम लिखते हैं नेचुरल लॉग को एल एन से। एल एन मीन्स नेचुरल लॉग। और अगर बेस आपके पास 10 हो, इफ बेस यानी कि ए 10 हो, तो इसको हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। देन इट इज कॉमन लॉगरिथम। ये लॉगरिथम आ गया। और कॉमन लॉगरिथम को लिखते हैं एल जी से। ठीक है, एल जी लिखा हो तो मतलब कॉमन लॉगरिथम। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शंस हो गए। उसके बाद 6 टाइप है आपकी हाइपरबोलिक फंक्शंस। हाइपरबोलिक फंक्शंस, इसमें आपको ना ये छोटे से चंद फार्मूले याद करने पड़ेंगे हाइपरबोलिक फंक्शंस में। तो पहला है आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शन साइन हाइपरबोलिक एक्स, और इसका फार्मूला होता है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स बाय 2। अगर साइन हाइपरबोलिक एक्स का ये फार्मूला है तो उसका रेसिप्रोकल या उलट क्या होता है, कोसिकेंट। तो कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स बन जाएगा, इसको उल्टा लें, 2/e⁻x माइनस ई पावर माइनस एक्स। दूसरे नंबर पे है कॉस हाइपरबोलिक एक्स। कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला होता है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स बाई 2। अगर कॉस का ये फार्मूला है तो सीकेंड का क्या होगा, तो सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स बन जाएगा, इसको उल्टा लो, 2/e⁻x प्लस ई पावर माइनस एक्स। तीसरे नंबर पर आ जाता है टेन हाइपरबोलिक एक्स। इसका फार्मूला होता है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। और अगर टेन का ये है तो कॉट हाइपरबोलिक एक्स का क्या होगा, टेन को उल्टा लो, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। तो ये आपके हाइपरबोलिक फंक्शंस के कुछ फार्मूले हैं, ये याद रखने हैं क्योंकि ये ना आपकी 1.1 एक्सरसाइज के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यूज होने हैं। तो ये हो गई आपकी छठी टाइप। अभी कुछ टाइप्स बाकी हैं, वो भी देख लें। इसी तरह आगे चलते हैं तो आपके 7वें नंबर पर जो फंक्शन की टाइप आती है वो है इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, और ये उसके फार्मूले हैं। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के फार्मूले हैं। इसका एक्सरसाइज में तो कोई काम नहीं है, लेकिन ना ये इसमें से एमसीक्यू आने के मैक्सिमम 90% चांसेस होते हैं। तो ये आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद जरूर करने हैं। तो इनवर्स हाइपरबोलिक साइन एक्स का फार्मूला होता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस के रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इनवर्स हाइपरबोलिक कॉस एक्स का फार्मूला होता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस के रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इनवर्स हाइपरबोलिक tan एक्स का फार्मूला होता है 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। इनवर्स हाइपरबोलिक कॉट एक्स का फार्मूला होता है 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। इनवर्स हाइपरबोलिक सिकंड एक्स का फार्मूला होता है नेचुरल लॉग ऑफ 1/x प्लस के रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। और इनवर्स कोसिकन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है नेचुरल लॉग ऑफ 1/x स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर मॉड ऑफ एक्स। तो ये ना कुछ 6 अदद फार्मूले हैं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है, ये जरूर देख लेने आप। उसके बाद एट टाइप आ जाती है आपके पास, वो है आपके पास एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट
फंक्शन। अब एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? एक्सप्लिसिट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें एक्स और वाई, यानी कि इक्वेशन की एक साइड पर एक्स हो और दूसरी साइड पर वाई हो, एक्स और वाई अलग अलग हो, ठीक है। यानी कि लेफ्ट साइड पर आपके पास वाई आ रहे हो, राइट साइड पे एक्स आ रहे हो, एक्स और वाई अलग अलग हो, तो उसको वो लिखता कुछ इस तरीके से है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होगा जिसके बारे में बुक में डेफिनेशन इस तरह से लिखी हुई है कि इफ y is easily expressed in terms of x, if y is easily expressed in terms of x, then function is explicit function। कि अगर हम y को आसानी से x की फॉर्म में लिख सकें, या यूं कह लें कि हम y को x में से अलग कर सकें, y को एक तरफ कर सके और x को एक तरफ कर सके, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं, वो है आपके पास एक्सप्लिसिट फंक्शन। मिसाल के तौर पर लिखा हो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, वाई एक तरफ है, x एक तरफ है। लिखा हो 2y² प्लस वाई इज इक्वल टू 3x³ माइनस वन। आप देख सकते हैं y एक तरफ है, x एक तरफ है, तो ये जो आपके होंगे ये एक्सप्लिसिट फंक्शन होंगे। 9th नंबर पर आ जाता है फिर इसी तरह इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में कहता है कि ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स और वाई इस कदर मिक्स हो जाएं कि आप एक्स और वाई को अलग अलग ना कर सकें, एक्स और वाई मिक्स हो जाएं। तो इसके हवाले से बुक में डेफिनेशन भी उसने ऐसे लिखी है कि इफ एक्स एंड वाई आर सो मिक्स्ड अप, इफ एक्स एंड वाई आर सो मिक्स्ड अप सच दैट, कि अगर एक्स और वाई आपस में इस कदर मिक्स हो जाएं सच दैट y cannot be written in the form of x, y cannot be written in the form of x, then function is implicit function, then function is implicit function। ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूं, लिखा हुआ आ जाए x² प्लस 2xy प्लस y² इज इक्वल टू -7। अब आप x और y को अलग अलग नहीं कर सकते, या x² प्लस साइन ऑफ xy प्लस y² इज इक्वल टू 2, इसमें भी अब आप x और y को अलग अलग नहीं कर सकते, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। उसके बाद 10th नंबर पर आ जाता है आपके पास पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन क्या है कि जब इक्वेशन, अब देखो आपके सामने मैंने ये कुछ रेड में एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप देखें ये जो मैंने फंक्शन लिखे इसमें दो ही वेरिएबल्स आ रहे हैं एक्स और वाई। तो पैरामीट्रिक फंक्शन क्या है, इसके बारे में कहता है कि अगर हम इक्वेशन में जो दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, इनको किसी तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिख दें, अगर हम इक्वेशन के जो दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई उसको हम किसी तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिख दें, वो जो तीसरा वेरिएबल होगा वो पैरामीटर कहलाएगा और वो जो फंक्शन बनेगा उसको पैरामीट्रिक फंक्शन कहेंगे।
तो एग्जांपल भी मैं कोट करूंगा, तो डेफिनेशन इसकी क्या बन जाएगी? डेफिनेशन बनेगी कि इफ एक्स एंड वाई आर written in the form, if x and y are written in the form of third variable, और ज्यादातर वो जो थर्ड वेरिएबल होगा या तो वो t होगा या थीटा होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, कि इफ x एंड y आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ थर्ड वेरिएबल t और थीटा, थर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड पैरामीटर। जो तीसरा वेरिएबल है वो पैरामीटर कहलाएगा। थर्ड वेरिएबल is called parameter and function formed is called parametric function। ठीक हो गया जी। एग्जाम्पल देख लें, मिसाल के तौर पर लिखा हो x इज इक्वल टू ए टी स्केयर कॉमा वाई इज इक्वल टू 280, तो आपने x और y को t की फॉर्म में लिख दिया है। ये एक एग्जाम्पल होगी। या लिखा हो x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा या y और साथ y इज इक्वल टू बी साइन थीटा। आपने x और y को तीसरे वेरिएबल थीटा की फॉर्म में लिख दिया है। तो ये आपके पैरामीट्रिक फंक्शंस है। ले जी, लास्ट टू टाइप्स रह गई हैं आपके पास। एक 11 है, वो है इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन ये बनती है, इफ f of minus x is equal to f of x, then f of x is even function। कि अगर आप किसी फंक्शन में x की जगह पर माइनस x लगाएं, या एक मिनट जरा अजान हो जाए, तो हम बात कर रहे थे इवन फंक्शन की। तो इवन फंक्शन क्या है? कि ऐसा फंक्शन जिसमें अगर आप x की जगह पर उसको माइनस एक्स से चेंज करें, यानी कि फंक्शन में x की को माइनस एक्स से चेंज करें और फंक्शन पे कोई फ़र्क ना पड़े, या आप किसी फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स करें और फिर वही फंक्शन बन जाए, तो उसको हम कहते हैं इवन फंक्शन। डेफिनेशन लिखी हुई है, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड इवन फंक्शन। और लास्ट जो टाइप उसने लिखी है वो है ऑड फंक्शन। अब ऑड फंक्शन इसी के बरक्स हो जाएगी और इसकी डेफिनेशन कुछ यूं बनेगी कि इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, then f of x is odd function। कि अगर आप किसी फंक्शन में x की जगह पर माइनस एक्स करें और जवाब नेगेटिव आ जाए, फंक्शन का नेगेटिव